मिनी पाकिस्तान का बात करते हैं, कश्मीर का बात करते हैं। कल तक यही है, 2 महीना पहले तक यही नेता है, हाथ उठाकर जोर जोर से कहते थे बीजेपी हटाओ देश बचाओ। दीदी कह रही है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ, और ये बीजेपी वाले आकर के कहते हैं कि ममता बनर्जी जो है वो मुमताज़ बेगम है, वो मुसलमान है। कि ये जो हिंदुत्व सिखा रहे हैं कि नॉन हिंदूज से नफरत रखो, ये ममता बनर्जी के माँ बाप ने नहीं सिखाया। जुल्म चाहे जितना भी ताकतवर हो, अंत में जो जीत होती है वो सच्चाई की होती है। भीख दे रहे क्या? मुसलमानों को भिखारी समझ रखा है क्या? है मुसलमान यहाँ के हकदार है, बराबर के हकदार है। तो आर्म्ड फोर्सेस के लोग कितने नौजवान मारे गए, हमारा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया? जानते कैसे हो गया? हमारे जो गृह मंत्री हैं वो तो चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। बंगाल में, असम में, पुडुचेरी में कहां जा रहे हैं? असम में थे उस दिन, उससे एक दिन पहले बंगाल में थे। अब देखिएगा तो 5 राज्य में चुनाव चल रहा है, वो चुनाव में बिजी है। अरे गृह मंत्री का काम ये हो गया है कि वो सिर्फ चुनाव को जिताएंगे। हमारे इंटेलिजेंस का फेलियर कैसे हो गया? जवाब मांगिए अमित शाह जी से। झूठ का सहारा लेती है, झूठ को एक हथियार के तौर पे बीजेपी इस्तेमाल कर रही है इलेक्शन जीतने के लिए। हिमंता बिस्वा शर्मा को असम में इलेक्शन कमीशन ने बैन कर दिया 48 घंटे के लिए। थोड़ी ही देर बाद वो बैन को हटा दिया गया, 48 घंटे से घटा करके 24 घंटा कर दिया गया। क्यों भाई? ऐसी क्या बात हो गई? किस तरह का प्रेशर पड़ गया कि आपको अपना फैसला बदलना पड़ा? बीजेपी के करंट एमएलए, उनके प्राइवेट कार से ईवीएम पाया गया, तो ईवीएम लेके जा रहे थे। ये कैसा कनेक्शन है? ये वोट की चोरी क्यों? कोई एक नेता इतना बड़ा नहीं हो गया कि वो एक पूरे राज्य के लोगों को डराएगा, धमकाएगा और जबरदस्ती सीए लागू करने का धमकी देगा। अमित शाह जी वो नहीं है जैसा मीडिया उनको बताते हैं, वो चाणक्य नहीं है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। बंगाल का संग्राम महज एक चुनाव नहीं है, बल्कि ये लड़ाई है प्रतिष्ठा की, साख की, नाक की। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अब तक पूरे भारत में अपने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है। लेकिन एक राज्य, एक महिला जो हर मुद्दे पर मुखर होकर उनका विरोध करती है, उनके नीतियों का विरोध करती है, वो महिला अब तक डटी है और लड़ाई लड़ रही है। वो है ममता बनर्जी। क्या ममता बनर्जी अपना किला बचाने में कामयाब रहेगी, या फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जो जोर लगाया है वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि बंगाल का चुनाव 2024 भी डिसाइड करेगा। इकलौती महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो अगर जीतती है, अगर अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो जाती है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे प्रबल विपक्षी नेता होंगी। आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं टीएमसी के प्रवक्ता, युवा है, काफ़ी पॉपुलर हैं, हैंडसम हैं, तौसीफ खान साहब हमारे साथ है, जो आप देखते होंगे हर मुद्दे पर मुखर होकर के बोलते हैं, अच्छी बातों को रखते हैं। तौसीफ भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल दस्तक। थैंक यू, नमस्ते। कोलकाता आया हूँ, इनसे मुलाकात किए बिना कैसे जा सकता था? मुलाकात हो गई। सबसे पहले क्या माहौल है आपकी पार्टी का? माहौल अभी पूरे बंगाल में एक ही मांग है कि ये डेली पैसेंजरी के थ्रू जो लोग आ रहे हैं, बीजेपी के प्रचार कर रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं हम। और इतना ही स्वागत करते हैं कि आइए घूमिए फिरिए, आप टूरिस्ट गैंग हैं, आप वापस चले जाइए। वोट उनको नहीं मिलने वाला। बंगाल की जनता का सेंटिमेंट यही है कि वोट बंगाल की जो बेटी है, बंगाल की जो माँ है, बंगाल की जो दीदी हैं ममता बनर्जी, उनको ही यहाँ के लोग वोट देंगे। क्योंकि ये स्टेट इलेक्शन का मामला है, लोगों के दुख दर्द में खड़े रहने का मामला है। जब लोगों का दुख और दर्द खड़े रहने का मामला होता है तो वो यहाँ की दीदी ही हमेशा पाई जाती है। चाहे वो अम्फन का मामला रहा, चाहे वो कोविड का लॉकडाउन का मामला रहा, हर वक्त लोगों के साथ ममता बनर्जी खड़ी रही हैं। इसलिए आज जब चुनाव का माहौल है तो वोट भी दीदी को ही मिलेगा। आप बता रहे वोट दीदी को मिलेगा, उनको वोट नहीं मिलने वाला है, टूरिस्ट गैंग है। वो तो कह रहे हैं नंदीग्राम भी अपना सीट हार रही है ममता बनर्जी। नहीं, वो तो ऐसा सीट की तैयारी लगाई है। हाँ। नहीं, वो तो वैसा कहेंगे। हाँ। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कहेंगे तो फिर उन्हें वोट कोई क्यों देगा? उनका जो है वो परसेप्शन बैटल खेलते हैं, माहौल क्रिएट करना, एक हवा बनाना। क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। अगर उनके पास कोई मुद्दा होता, दीदी ने मुद्दा देने का कोई मौका नहीं छोड़ा। दिसंबर महीने में दीदी ने रिपोर्ट कार्ड पब्लिश कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 पेज का रिपोर्ट कार्ड है। उस रिपोर्ट कार्ड से उठा लें
कोई एक कहीं कुछ कमी रह गई हो, बीजेपी उसको बताए। बीजेपी उस कोई कमी नहीं है, चाहे वो कन्याश्री का प्रोग्राम हो, चाहे वो लेडीज़ को एजुकेशनल हेल्प, एजुकेशन के द्वारा फीस देने का मामला हो, छात्रों को साइकिल देने का मामला हो, उनके शादी के वक्त में महिलाओं को जो गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस दिया जाता है 25,000 रुपये का, उसका मामला हो। बहुत सारे स्कीम्स हैं। लेकिन सही बात है, आपने जो कहा चलिए ठीक है, मैं आपकी बातों को मान लेता हूँ, लेकिन चुनाव ये मुद्दे पे हो कहाँ रहे हैं? ये तो हो रहा है कि जय श्री राम को बोलने से दीदी को डर लगता है, दीदी नफरत करती है। मोदी जी ने आज कहा है कि जब आपकी तरफ, आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया कि अगली तैयारी हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं बनारस से लड़ने का, तो मोदी जी ने कल चुटकी लेते हुए कहा है कि वहाँ तो हर हर महादेव के नारे लगते हैं दीदी, आप तो जय श्री राम के नारे से डरती हैं, चिढ़ती हैं, वहाँ कैसे आ पाएंगी? तो ये मोदी जी से यही एक्सपेक्टेड है कि वो नारे की बात करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि जब वाराणसी में चुनाव का मामला आएगा, जैसा कि तृणमूल के प्रत्याशी या दीदी का जो चैलेंज है, तो आप देखेंगे कि वाराणसी में जो मुद्दे हैं, शहर के मुद्दे हैं, गंगा को साफ करने के मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। ये एक चुनावी स्लोगन दे करके ये तो एक माहौल को सिर्फ गर्म किया जाता है, टीवी में नैरेटिव बनाया जाता है। लेकिन जब आप घर घर जाएंगे, लोगों से पूछेंगे कि आप क्यों वोट देना चाहती हो और किसको वोट देना चाहती हो, तो वो बोलेंगे कि ना দিদি আছে, দিদি থাকবে, দিদি ভালো, দিদি উন্নয়নের কাজ করেছে, दीदी आमदेर संगे आचे सब समय, ये इस तरह की बातें बोलेंगे। वो ये नहीं बोलेंगे कि वो मोदी जी ने बताया है कि फलाना नारा वो नारा वो देते हैं, फलाना नारा ये नहीं देती हैं, और इस मुद्दे पे चुनाव नहीं होता है। एटलीस्ट बंगाल में तो नहीं होता है। भाई साहब, आप जो कह रहे हैं ना, इसमें थोड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि मैं गली गली, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले जा रहा हूँ, हर एक विधानसभा जा रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि दीदी को जय श्री राम के नारे से क्यों चिढ़ती है। आज ही एक शख्स ने मुझे कहा कि दीदी जय श्री राम के नारे से चिढ़ती है, दीदी मुसलमान है। तो ये जो परसेप्शन क्रिएट किया गया है, 30% मुसलमान, 70% हिंदू, तुष्टीकरण, तोलाबाजी, इससे कैसे लड़ पाएंगे आप अपने मुद्दे पर चुनाव ही नहीं लड़ पा रहे ना। आपको मुद्दे से डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। अगर आप कह रहे हैं तो मुद्दे पे आ ही नहीं पा रहे आप बहुत अच्छा किनारे की कन्याश्री, रूपोश्री, ये पैसा वो पैसा, लेकिन मुद्दा तो है हिंदू मुसलमान, जय श्री राम। नहीं, देखिए, भोली भाली जनता है हमारे देश की, लेकिन वो इतनी भी भोली नहीं है कि वो इस बात को ना समझें कि चुनावी माहौल तैयार करने के लिए ये हिंदू मुस्लिम का मामला किया जाता है। आप एक बात को सोचिए, जो ऐसे जनता जो बात बोलते होंगे, आप अगर उनको बाद में थोड़ा चेक कीजिएगा तो वो कहीं ना कहीं किसी शाखा से जुड़े होंगे या बीजेपी के वर्कर होंगे, वो आम जनता नहीं होंगे। मैं आपको बोलता हूँ कि ये नेता, चाहे आप शुभेंदु अधिकारी जी का एग्जाम्पल ले लें, आज वो कह रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान का बात करते हैं, कश्मीर का बात करते हैं। कल तक यही हैं, 2 महीना पहले तक यही नेता है, हाथ उठाकर जोर जोर से कहते थे बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। ऐसे लोगों पे क्या जनता विश्वास करेगी? आप जनता जी से ये सवाल कीजिएगा कि कल तक तो ये नेता जो आज पाकिस्तान कर रहे हैं, कल तक तो ये बीजेपी हटाओ देश बचाओ की बात करते थे, तो आप ऐसे नेता पे कैसे भरोसा करेंगे? तो वो जनता कहेगी कि हाँ, आपका बात सही है, हम ऐसे नेता पे भरोसा नहीं करते, वो उन पे ही भरोसा करते हैं जो हमेशा से कंसिस्टेंट रही है। दीदी क्या कह रही है? दीदी कह रही है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ, और ये बीजेपी वाले आकर के कहते हैं कि ममता बनर्जी जो है वो मुमताज़ बेगम है, वो मुसलमान है। अच्छा, ममता बनर्जी तो यही अपना उन बीजेपी के बातों को काउंटर कर रही है कि ये जो हिंदुत्व सिखा रहे हैं कि नॉन हिंदूज से नफरत रखो, ये ममता बनर्जी के माँ बाप ने नहीं सिखाया, ये बंगाल की कल्चर में कभी नहीं है। बंगाल का जो हिंदू है वो नॉन हिंदूज से नफरत नहीं करता, वो मिलजुल करके रहता है। यही कॉन्स्टिट्यूशन हमें भी सिखाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और यही प्यार और मोहब्बत। एक बात को हमेशा आप याद रखिएगा, जुल्म चाहे जितना भी ताकतवर हो, अंत में जो जीत होती है वो सच्चाई की होती है, वो प्यार और मोहब्बत की होती है। अभी आपको जितना भी लग रहा होगा कि इनका नफरत का, हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा वाला नैरेटिव बहुत हावी है, बहुत डोमिनेटिंग है, लेकिन अंत में आप देखिएगा कि जीत उसी की होगी, प्यार मोहब्बत और शांति का जो पैगाम देता है, भाईचारे का जो पैगाम देता है, और गंगा जमुना तहजीब का जो पैगाम देता है, उनकी ही जीत होगी। चलिए, आपने बात बहुत अच्छी चीज़ बताई कि ये जो हमारे देश की कल्चर रहा है, सौहार्द रहा है, ये सारी बातें सही है। अभी तक इल्ज़ाम लगता था कि बीजेपी टिकट नहीं दे रही मुसलमानों को, इस बार 9 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है उन्होंने। तो क्या लगता है कि जो 30% वर्सेस 70% का काट खिलाया जा रहा है, उधर भी कुछ सेंध लगेगा? वो तो उनसे ही पूछना चाहिए कि भाई आप
कितने उन्होंने 294 में उन्होंने 9 दिया 9 दिया है टोटल। उन्होंने कैंडिडेट्स कितने खड़े किए हैं? अगर 294 में अगर 9 देते हैं तो ये किस तरह का ये इनका सबका साथ सबका विकास है भाई? उत्तर प्रदेश में तो रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में तो एक भी नहीं दिया है, बिहार में एक भी नहीं दिया, यहाँ तो 9 तो दे दिया ना कम से कम साहब। अरे तो भीख दे रहे हैं क्या? है भीख दे रहे हैं क्या? मुसलमानों को भिखारी समझ रखा है क्या? है मुसलमान यहाँ के हकदार है, बराबर के हकदार है। ये कोई आकर के बीजेपी वाला इस तरह से कहेगा तो उसको क्या मुसलमान मान लेगा? ये देखिए धर्म वाली जो राजनीति हो ना, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इसीलिए हम इसके खिलाफ है, इसीलिए दीदी इसके खिलाफ खड़ी है। ममता बनर्जी के तरह बहुत सारे नेता हैं आज देश में, भले ही आज वो टीवी में उतना उनको स्पेस नहीं मिलता होगा, लेकिन आप देखेंगे खोज खोज कर निकालेंगे, हजारों हजारों लोग पड़े हुए हैं, एक से एक कद्दावर नेता है जो यही कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो ये हिंदू मुस्लिम वाला तुष्टीकरण, ये जो तुष्टीकरण वो कर रहे हैं, इल्ज़ाम दूसरों पे डालते हैं, ये जो ध्रुवीकरण कर रहे हैं, पोलराइजेशन कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम वाला राजनीति देश को खोखला कर देगा। आप तो इलेक्शन जीतने को देख रहे, उनका सोच इतना ही है कि मुझे सिर्फ इलेक्शन। आप देखिए माओवादियों ने हमला कर दिया, हमारे देश के जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग कितने नौजवान मारे गए, हमारे 22 जवान मारे गए, शहीद हो गए। हमारा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया? जानते कैसे हो गया? हमारे जो गृह मंत्री हैं वो तो चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं, बंगाल में, असम में, पुडुचेरी में, कहाँ कहाँ जा रहे हैं? असम में थे उस दिन, उससे एक दिन पहले बंगाल में थे। अब देखिएगा तो 5 राज्य में चुनाव चल रहा है, वो चुनाव में बिजी है। अरे गृह मंत्री का काम ये हो गया है कि वो सिर्फ चुनाव को जिताएंगे। हमारे देश के जवानों का शपथ जो लिया है, अपने जो कुर्बानी दे रहे हैं, उनका देखभाल कौन करेगा? उनको सुपरविजन कौन देगा? हमारे इंटेलिजेंस का फेलियर कैसे हो गया? जवाब मांगिए अमित शाह जी से। लेकिन बात ये ना साहब कि ठीक है अब जवाब मांगा जाएगा उनसे, लेकिन अभी आप देखिए कि बिहार में भी नरसंहार हुआ है, वहाँ पे एक ही परिवार के 5 लोग की मौत हो गई है, वो भी बीएसएफ में थे पहले। ये सारी बात सही है, लेकिन दुनिया यही नहीं देखती कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, क्योंकि मीडिया उसको दिखाएगी तब तो। आप लोगों के पास लड़ेंगे कैसे, यही मेरा सवाल है। देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि डेमोक्रेसी का 4th पिलर होता है मीडिया। अब हम लोगों ने देखा है कि जो बड़े बड़े मीडिया हाउस है वो बायस्ड रिपोर्टिंग करते हैं, वो दोनों पक्ष को सामने नहीं रखते। तो इसलिए आप जैसे पत्रकार, आप जैसे जर्नलिस्ट और आप जैसे इंडिपेंडेंट मीडिया, आपका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये जिम्मेदारी आज है। आज जितना जिम्मेदारी नागरिक का है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का है, कोर्ट्स का है, पुलिस का है, उसी तरीके से जिम्मेदारी जर्नलिस्ट का भी है कि वो दोनों पक्षों को रखे। अगर नेशनल मीडिया के तरफ से कहीं कोताही हो रही है, कहीं कमी हो रही है, तो आप जैसे इंडिपेंडेंट चैनल और आपके दर्शकों भी बहुत हैं, आपके लोगों को भी बहुत व्यूअर्स मिलता है आपके प्रोग्राम को। तो आप लोग दोनों साइड की बातों को रखें और जनता अपना फैसला करेगी। लेकिन आपसे एक और सवाल है कि ठीक है, बीजेपी के 2 कार्यकर्ता तो हर घर घर में हैं, एक मीडिया, दूसरा अखबार। तो सवाल ये है जनाब कि आप लोग क्या उस तरीके से सोशल मीडिया से, जो बीजेपी की सोशल मीडिया है, जो फेक ट्वीट करती है, फेक न्यूज़ चलाती है, उससे आप लड़ पाने में कितना सक्षम है? क्योंकि जब आप अकेले ममता बनर्जी अगर घूम रही हैं सब तरफ, तो हो पाएगा ऐसे मुमकिन लगता है? क्योंकि वो आप पर हावी हो चुके पूरी तरीके से। आपने मुद्दे गिनाए कि मैंने ये काम किया, वो काम किया, वो जय श्री राम, हिंदू मुसलमान, तुष्टीकरण, टोलाबाजी, इन सब मुद्दे पर चुनाव लड़े। आपको अपने मुद्दे पर आने ही नहीं दिया जा रहा है। नहीं, हम लोग परसेप्शन जो क्रिएट कर दिया गया है ममता बनर्जी का हो या आपकी पार्टी का हो, कि वो पूरी तरीके से मुसलमान समर्थक है, मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है, मुसलमानों पर नजर इनायत करती है। कुछ लोग तो गहरे मुसलमान भी है। कुछ लोग देखिए हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जो बहुत ही हार्डकोर रहते हैं, रेडिकल रहते हैं। हर समाज में है, हर धर्म में है, रेडिकल हमेशा लोग रहेंगे। हमें उनको कंट्रोल में करने के लिए जो कानूनी व्यवस्था लेना है वो लेना चाहिए, लेकिन हमें जो अपना मैसेज है वो लोगों को पहुंचाना चाहिए। जैसे आप देखिए कि अगर बंगाल की बात करते हैं तो द्वारे सरकार प्रोग्राम दिसंबर महीने से चल रहा, उसने 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग जनवरी फरवरी के महीने तक इनरोल हुए। द्वारे सरकार क्या कॉन्सेप्ट था? ये कॉन्सेप्ट था कि गवर्नमेंट जो है लोगों के घर पे जाएगी, लोगों के दरवाजे तक जाएगी और उनको अपने बारे में बताएगी कि गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटी दे रही है, ताकि जनता उस फैसिलिटी का लाभ उठा सके। और यही हुआ है। तो उस तरीके से पब्लिक आउटरीच तो जो तृणमूल ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया है। अब इसमें रहा कि जो उनके फेक न्यूज़ है, आप देखेंगे पिछले 4 महीने का हिस्ट्री हम खुद देखते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ एक बीजेपी के फैक्ट्री से फेक न्यूज़ कुछ ना कुछ आ जाता है, तो उसको पुलिस द्वारा काउंटर किया जाता है।
आप देखेंगे वेस्ट बंगाल पुलिस बहुत एक्टिव रही है, चाहे ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो, वहाँ पे भी उन लोगों ने सोशल मीडिया में लोगों को मॉनिटर किया है और के कहीं पे भी अगर फेक न्यूज़ हो, कहीं पे भी दंगा भड़काने जैसी बातें हैं, नफरत वाली जो बातें हैं, उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया गया है और जिम्मेदार लोगों को नोटिस भेजा गया है, उनको वार्निंग दिया गया है कि बाज आ जाइए इस तरह की। तो जो आप देखेंगे कि सिर्फ बीजेपी लड़ रही है, बीजेपी अपना प्रोपेगेंडा फैला रही है और उसको कोई काउंटर नहीं हो रहा है, तो ये गलत होगा। उसका काउंटर हो रहा है और ज़बरदस्त तरीके से काउंटर हो रहा है, और यही वजह है कि लोग आज कहते हैं कि बीजेपी जो है एक प्रोपेगेंडा चलाती है, झूठ बोलती है और नफरत फैलाती है। आज देखेंगे जो लोग से आप अगर 10 में से 9 लोग एटलीस्ट ये बोलेंगे, चाहे कैमरा के सामने ना बोले, लेकिन वो जानते हैं कि झूठ का सहारा लेती है, झूठ को एक हथियार के तौर पे बीजेपी इस्तेमाल कर रही है इलेक्शन जीतने के लिए। अच्छा तौसीफ भाई, 2014 में 2 सीटें भाजपा जीतती है, 2016 में विधानसभा चुनाव में 3 सीटें भाजपा जीतती है, 10% के समथिंग वोट शेयर था। 2019 में 40% वोट शेयर और 18 सीट। इस बार क्या लगता है, आपकी मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई, जो पिछले चुनाव में आपके इर्द गिर्द नहीं थी, 291 पे चुनाव लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी, 261 पे जमानत जब्त हुआ था और केवल 10% जो है उनका वोट शेयर था, लेकिन 2019 में वही पार्टी 18 सीट जीत लेती है लोकसभा में और 40% वोट शेयर। तो ऐसा कैसे हो गया अचानक? देखिए 2019 की इलेक्शन के बाद बाई इलेक्शंस हुए थे स्टेट में असेंबली के, 3 सीट, तीनों बीजेपी हारी, कहीं नहीं जीती, बुरी तरीके से हारी। 2019 में जो रिजल्ट आया था, आप देखेंगे आंकड़ा पूरा रखेंगे सामने, तो वोट जो है वो लेफ्ट का वोट जो है वो शिफ्ट हो गया था बीजेपी की तरफ। तृणमूल का जो वोट शेयर है वो कंसिस्टेंट रहा, पिछले 3 चुनाव में वो 40% से ऊपर ही रहा और 2019 में तो वो 2% बढ़ गया था। तृणमूल का वोट शेयर अपना 42 से 44 हो गया था और जो बीजेपी को जो वोट शेयर बढ़ा था उसका कारण यही रहा था कि लेफ्ट का और कांग्रेस का वोट शेयर खिसक करके बीजेपी के पास चला गया। अभी जो 2021 में जो राज्य की इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें लेफ्ट और कांग्रेस एक यूनाइट हो करके, अलायंस करके एक बड़ा फाइट देने का दावा करते हैं। वो अपने वोटर्स को आकर्षित करने का दावा करते हैं। तो अब ये जनता डिसाइड करेगी कि जो वोट लेफ्ट के तरफ से बीजेपी को चला गया था वो वापस बीजेपी से लेफ्ट की तरफ आता या नहीं आता, ये देखने की बात है। जहाँ तक तृणमूल की बात है, मैंने आपको उदाहरण दिया कि 2019 के बाद में भी वो 3 सीट तृणमूल जीती थी तीनों, और वोट जो शेयर है तृणमूल ने अपना वोट शेयर बचा के रखा 2019 में भी और उससे पहले भी 2 चुनाव में। अच्छा, अब आखिरी सवाल ये है कि ओवैसी साहब 2016 में ममता बनर्जी की जीत में 211 सीट जीतने का वजह जो ये था कि मुस्लिम वोट वन साइडेड था। इस बार पीरजादा अब्बास सिद्दीकी है, उन्होंने भी अपने कैंडिडेट को खड़ा किया है, वो कांग्रेस के साथ समर्थन में है, लेफ्ट के साथ में है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ ओवैसी साहब भी आ गए। इस बार क्या डेंट लगेगा? नहीं, ये देखिए जो बंगाल के जो आवाम है, कुछ भी उनका धर्म हो, जनरली बंगाल के आवाम की मैं आपको बात कर रहा हूँ, वो बहुत सोचते हैं, वो सोचते हैं कि किन्हें हमें वोट देना है, और ऐसा ट्रेंड रहा है कि जिसको जीतने की उम्मीद है उसे ही वोट दिया करती है। तो आप वो ये सोचेगी बंगाल की जनता वोट देते वक्त कि अगर हम ओवैसी को वोट दें, क्या ओवैसी सीट जीतने की क्षमता रखता है? उसका जवाब है नहीं। अगर तो हम 5 सीट, वो बिहार में 5 सीट जीतने के बाद उनके हौसले बुलंद हैं। हौसले बुलंद हो सकते हैं और बिहार के लिए वो पहले से वहाँ पे थे। बंगाल में उन्होंने आज तक दफ्तर नहीं खोला था, कोई चुनाव नहीं लड़ा था, पर बिहार का मामला अलग था। वहाँ वो पहले से थे, पहले भी एक सीट जीते हुए थे, कॉन्टेस्ट कर चुके थे, लड़े थे वो। हाँ, सात में लड़े थे, 6 पे जमानत जब्त हुआ, तो 2015 की बात है। हाँ, तो 15 में वो चुनाव लड़ चुके थे। लेकिन बंगाल में उनका कोई हिस्ट्री नहीं है, वो इस दफ़ा पहली दफ़ा आए। अब वो आकर के पहले अब्बास सिद्दीकी के साथ उन्होंने अलायंस किया, अलायंस करने की बात कही थी, लेकिन अलायंस वो हुआ नहीं, जो हम सब लोगों ने देखा। तो उनमें कितना स्ट्रेंथ है, कितना वोट को खींचने की क्षमता है, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये बहुत सवाल, उसका जवाब बहुत क्लियर है कि वो कुछ ज़्यादा वोट अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत ही वोट उनको अगर हुआ, कुछ लोगों ने दिया भी, तो वो सिर्फ वोट कटेगा। और यही वजह है कि सोच करके कि वोट सिर्फ कटेगा, वो जीतने वाले नहीं हैं, बंगाल की जनता उनको वोट नहीं करेंगे। तो ममता बनर्जी आखिर क्यों सारी विपक्षी पार्टियों को पत्र लिख रही है कि अब हम लोगों को एक साथ आना होगा, एक मंच पर आना होगा, तभी लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र की हत्या हो रही है? आखिर क्या उनको सुगबुगाहट लग रहा है? बीजेपी तंज कस रही है कि हार मान लिया है, हताश हो गई है, निराश हो गई है? नहीं, ये
ये लड़ाई करने के लिए ये अलायंस तो होना ही है। ये पहले से इसमें कोई नई बात नहीं है। यशवंत सिन्हा ने आकर के तृणमूल कलकत्ता में तृणमूल भवन में तृणमूल को ज्वाइन किया था। यशवंत सिन्हा जो कि बीजेपी के बड़े नेता थे, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे। तो ये अलायंस शुरू से 2019 के इलेक्शन के टाइम में भी रैली हुआ था ब्रिगेड ग्राउंड में, वहाँ पे भी सारे बड़े बड़े नेशनल लीडर्स प्रेजेंट। तो ये कोई नया बात नहीं है, पहले से ही ये ऐसा रहा है कि एक यूनाइटेड होकर के हमें लड़ना है। आज भी ममता बनर्जी वही कर रही है, यूनाइटेड होकर के लड़ना है, क्योंकि बीजेपी की जो नीतियां हैं वो देश के लिए खतरनाक है, देश के लिए खतरनाक है, संविधान के लिए खतरनाक है। और अगर हमें अपने देश का फ्यूचर बचा के रखना है, हमें अपने संविधान को बचा कर रखना है, तो बीजेपी की जो आज की नीतियां हैं उनके खिलाफ लड़ना होगा। इलेक्शन कमीशन पे ममता बनर्जी बार बार आरोप लगा रही है कि इलेक्शन कमीशन सुन नहीं रहा है, बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। अमित शाह पर वो तीखा हमला कर रही है। आपको कितना यकीन है इलेक्शन कमीशन पे? विश्वास है? ईवीएम पे विश्वास है? जिस तरह से वो नंदीग्राम में भी एक बूथ पर जाती हैं, 2 घंटे वहाँ पर बैठती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ और मैं आपके दर्शकों को बोलूँगा कि वो खुद जज करे इस बात का कि हिमंता सोरेन को, हिमंता बिस्वा शर्मा को असम में इलेक्शन कमीशन ने बैन कर दिया 48 घंटे के लिए। थोड़ी ही देर बाद वो बैन को हटा दिया गया, 48 घंटे से घटा करके 24 घंटा कर दिया गया। क्यों भाई, ऐसी क्या बात हो गई? किस तरह का प्रेशर पड़ गया कि आपको अपना फैसला बदलना पड़ा? दूसरी बात आप याद रखिए, बीजेपी के जो प्रार्थी, बीजेपी के करंट एमएलए, उनके प्राइवेट कार से ईवीएम पाया गया, तो ईवीएम लेके जा रहे थे। ये कैसा कनेक्शन है? बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का ये जो कनेक्शन है, ये जो नेक्सस है, ये कैसा नेक्सस है? कोई और पार्टी के तो एमएलए के गाड़ी से तो वो ईवीएम नहीं निकला, ये वोट की चोरी क्यों? तो इस पे तो सवाल बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम उम्मीद करते हैं, जनता उम्मीद करती है कि इलेक्शन कमीशन जो है निष्पक्ष तरीके से काम करे, और इलेक्शन कमीशन ने माना उस बात को, वहाँ पे रीपोलिंग करवाया है। रीपोलिंग तो करवा रहे हैं, लेकिन क्या इससे सॉल्यूशन हो जाएगा? बहुत सारे विपक्षी अभी भी कह रहे हैं कि मतलब ये वही जो आप सवाल कर रहे हैं। लेकिन मैं आप अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। CA NRC बहुत बड़ा मुद्दा रहा। CA असम में होता है, 1600 करोड़ रुपया खर्च होता है, और जो है 19 लाख लोग बाहर अभी आते हैं इसमें। वो घुसपैठिया करार दे दिया था। हालांकि वो फारूक जो पूर्व राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, वो भी उनका भी नाम है, और एक फौजी परिवार का भी नाम था। बंगाल के चुनाव में CA का कितना असर होगा? बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा, गृह मंत्री भी कहते हैं घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा, तो ये कितना असर डालेगा CA का? देखिए, बंगाल की असेंबली ने जब CA पास हो रहा था आज से 1 साल पहले, तो बंगाल की असेंबली ने ऑन द हाउस रेजोल्यूशन पास किया है। पूरे पार्टी ने मिल करके, कांग्रेस, लेफ्ट वाले, तृणमूल, सारे लोगों ने उसमें उस प्रस्ताव को, उस रेजोल्यूशन को पास किया कि हम CAA बंगाल में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। और उस वक्त 3 बीजेपी के विधायक थे, 3 या 4 थे, 3 थे। उन लोगों ने उसको अपोज नहीं किया, उन लोगों ने वॉकआउट किया। तो अगर बंगाल की ये जो MLAs हैं असेंबली में जो बैठते हैं, ये तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, वो बंगाल की जनता के सेंटीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बंगाल की जनता ही नहीं चाहती कि यहाँ पे CAA इम्प्लीमेंट हो, तो ये जोर जबरदस्ती कोई कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकता है CAA? वो तो अमित शाह तो खुलेआम कह रहे, डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं सरकार में, हमारी सरकार आएगी, हम CAA भी लागू करेंगे, NRC करेंगे। तो उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कोई एक नेता इतना बड़ा नहीं हो गया कि वो एक पूरे राज्य के लोगों को डराएगा, धमकाएगा और ज़बरदस्ती CAA लागू करने का धमकी देगा। वो तो कह रहे हैं कि घुसपैठियों को बाहर निकालना मेरा मकसद है, जो घुसपैठियों वो जाएंगे नहीं। उनका मकसद अगर ये होता ना, तो बीजेपी के अंदर में BSF है, बीजेपी के अंदर में फॉरेन मिनिस्ट्री है, वीज़ा इशू किया जाता है, बॉर्डर को कंट्रोल कौन करता है? सब केंद्रीय सरकार करती है। क्यों आप रोक दीजिए ना घुसपैठियों को? आप आने ही क्यों देते? आप क्या करते हैं? आप पहले उनको आने देते हैं, उस वक्त में दिखाते हैं कि नहीं हमारा एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, और आने के बाद में यहाँ पे आप ही उनको, आपका ही फैसला होता है, और उसके बाद में आप यहाँ पे झूठ बात कह करके राजनीति करते हैं वोट की, लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं आप। इसका तो जवाब जनता देगा ना उनको। क्या लगता है, सरकार से फिर से आ रहे हैं वापस? बिल्कुल सरकार आ रही है, बल्कि ममता बनर्जी ने तो ये कहा है कि हमें 200 सीट से ऊपर चाहिए। सिर्फ 145 सीट की बात नहीं है, 145-47 सीट की बात नहीं है, 200 से ज़्यादा सीट चाहिए तृणमूल को।
200 तो अमित शाह कह रहे हैं कि हम बीजेपी कह रहे हैं 200 से ज़्यादा ला रहे हैं हम। नहीं, अमित शाह जी पहले भी कह चुके बहुत सारी बातें। आप देखिए वो उनकी जो भविष्यवाणी थी दिल्ली में वो उनकी फेल हो गई, झारखंड में फेल हो गई, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, कहीं तो सरकार नहीं बना पाए। अमित शाह जी वो नहीं है जैसा मीडिया उनको बताते हैं, वो चाणक्य नहीं है। चाणक्य भी जो है झूठ को अगर हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने की बात करेगा तो चाणक्य भी ना कभी कभी, और ये तो डेली इनका हो जाता है कि डेली झूठ का इस्तेमाल करो हथियार के तौर पे। तो ऐसे तो आपको वही हाल होगा ना जो दिल्ली में उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे हमारी सरकार आ रही है, वही हाल बंगाल में होने वाला है। बीजेपी की सरकार आएगी उसी तरीके से जिस तरीके से दिल्ली में हाल हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे तौसीफ खान, जिनको आप हर रोज़ देखते होंगे टीवी डिबेट्स में, हर रोज़ आते हैं और टीएमसी की तरफ से बातें रखते हैं, टीएमसी के तर्जुमान हैं और बहुत अच्छी बातें करते हैं। अभी आपने सुना, तो इनसे मैं मुखातिब होने के लिए आया था कि आखिर क्या है बंगाल का माहौल, क्या है बंगाल का चुनावी मूड। तो आपने देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए और दूसरे लोगों तक पहुँचाइए। ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी सच्चाई। कैमरामैन आशीष के साथ मोहम्मद अफजल आलम, नेशनल दस्तक, कोलकाता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।